Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 10th Geography chapter 1st Resource and Development. What is resource? संसाधन क्या है? Are those things which can be used to satisfy our needs? Is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is referred as a resource. अर्थात हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी होती है जब वो ये चार शर्तें पूरी करती हो। फर्स्ट वो जो है आपकी नीड्स को फुलफिल करती हो, उसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एंशियंट टाइम की बात करें तो जो आदि मानव था उसके पास भी लेक्स थी, रिवर्स थी, लेकिन उसके पास हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हाइड्रो पावर उसके लिए रिसोर्स नहीं था। थर्ड है इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक रूप से संभाव्य, अर्थात जो रिसोर्स है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लाभप्रद होना चाहिए। अगर आपको आयरन ओर माइन से निकालने में 1000 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं और आप वो और जो आपने माइन से निकाला वो आप मार्केट में 20 रुपए में सेल करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। ये क्या है? ये रिसोर्स नहीं है। क्योंकि रिसोर्स वही होता है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो। नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जितने भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, थोरियम हो गया या यूरेनियम हो गया, ये सारे जो है अगर हम इनको एज अ एटम बम या न्यूक्लियर बम जो है, हाइड्रोजन बम, इनको हम यूज़ करते हैं तो ये जो है पूरे मानव समुदाय के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो ये जो है कल्चरली एज अ बम, ये हमारे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब इन्हीं मिनरल्स का यूज़ हम एज अ न्यूक्लियर एनर्जी करते हैं तो वो हमारे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल है, हमारे लिए पूरे मानव समुदाय के लिए एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो ये जो है चार जो शर्तें हैं किसी भी चीज़ के संसाधन होने के लिए, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के निर्माण में इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं के रूपांतरण की प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों में निहित होती है। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति से क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एग्रीकल्चर लेते हैं। जो एग्रीकल्चर में जो ह्यूमन बीइंग होता है, सबसे पहले वो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी लैंड के साथ इंट्रैक्शन करता है। वो इंट्रैक्शन किसके थ्रू करता है? टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के थ्रू करता है। वो प्लॉइंग करने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ करता है और उसमें जो है उसके इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ करता है। तो वो नेचुरल थिंग जो लैंड है उसके साथ सबसे पहले टेक्नोलॉजी के थ्रू इंट्रैक्शन करता है। देन अगर सपोज किसी वीट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो उस वीट के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा अर्निंग करने के लिए इकोनॉमिकली जो है वो क्या करता है,
इंस्टीट्यूशंस यानी फैक्ट्रीज का निर्माण करता है और उस वीट को फ्लोर यानी आटे में कन्वर्ट करता है। तो ये तीन जो है आपके जो संस्थाएं, ये तीन चीज़ें जो हैं रिसोर्स के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक हैं: नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। जनरली रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, संसाधन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, नवीकरणीय संसाधन। रिन्यू का अर्थ है जिसको बार बार नया किया सके, जो बार बार हमें प्राप्त होते रहते हैं, यानी जो समाप्त नहीं होते। रिन्यूएबल रिसोर्स टू टाइप्स के होते हैं: कॉन्टिन्यूअस एंड बायोलॉजिकली। कॉन्टिन्यूअस, ऐसा रिसोर्स जो हमें लगातार मिलते रहते हैं, या फ्लो अर्थात जो लगातार बहते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी, सन से हमें लगातार पर डे कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा विंड और वाटर, ये दोनों ही रेगुलरली फ्लो करते रहते हैं। तो विंड, वाटर, सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स, कॉन्टिन्यूअस या फ्लो रिसोर्स। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रिसोर्स यानी जैविक संसाधन। बायोलॉजिकल रिसोर्स टू टाइप्स के होते हैं: नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन, जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो नेचुरल वेजिटेशन में आएंगे, जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो आपके वाइल्ड लाइफ में आएंगे। अच्छा, इनको रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए कहाता है क्योंकि इन सभी में जो है एक लाइफ साइकिल होती है। इसके अलावा अगर एक कोई प्लांट है तो उससे जो है उसके सीड से कई प्लांट ग्रो कर जाते हैं और जो है अर्थ पे इस प्लांट की स्पीसीज जो है वो बनी रहती है। इसी तरह जो है जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनमें भी क्या होती है, उनमें जो है जन्म देने की क्षमता होती है और लगातार और जो है एक ही एनिमल से जो है कई एनिमल्स जो है पैदा होते हैं और उनकी भी स्पीसीज जो है अर्थ पे बनी रहती है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, अर्थात ये जो है धरातल पे खत्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरणीय संसाधन, यानी जिसको रिन्यू ना किया सके। ठीक है, यानी जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के टू टाइप्स हैं: रिसाइक्लेबल यानी चक्रीय, ऐसे संसाधन जिनको हम रिसाइकल करके बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेटल्स यानी धातु। ये जो मेटल्स होते हैं जब इनको माइन से निकालते हैं तो वो उन माइन से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनको हम बार बार रिसाइकल करके यूज सकते हैं। आयरन ओर है, आयरन ओर से मान लीजिए हमने जो है आयरन ओर से हमने चेयर बनाई, वो चेयर जब खराब हो जाएगी तो हम फिर से फैक्ट्रीज में इसको पिघला के अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, रिसाइक्लेबल होते हैं, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि जब भी हम माइन से इनको निकालते हैं तो वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं और फिर से ये नहीं बनाया सकते। दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल, ऐसे संसाधन जिनको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिया तो वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या पेट्रोलियम हो गया। तो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जब हम इनको एक बार इनके माइन से निकाल लेते हैं तो वहाँ से ये समाप्त हो जाते हैं और एक बार यूज़ करने के बाद इनको दोबारा हम रिसाइकिल करके यूज़ नहीं कर सकते। और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है, तो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो दो टाइप्स के हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। एक बार फिर से देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के टू टाइप्स हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स are two types,
continuous or flow, and biological. Biological resources are of two types, natural and wildlife. इसी प्रकार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. देन आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स. एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग है वही सबसे बड़ा संसाधन है. मानव ही सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनती है जब वो मानव के लिए यूजफुल होती है. अगर कोई वस्तु हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो वो संसाधन नहीं है. इसके अलावा कोई वस्तु संसाधन तभी बनती है जब हमारे पास उसको बनाने के लिए नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, स्किल्स हो, उसे बनाने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हो. तो ये टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल, इंस्टीट्यूशंस और खुद में ह्यूमन बीइंग, ये सभी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है. Natural resources. All those resources which are created by nature is known as natural resources. वे सभी संसाधन जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. प्राकृतिक संसाधन में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको डायरेक्टली हम नेचर से गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और ये सब इनको हम डायरेक्टली जो है नेचर से प्राप्त करते हैं. इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका यूज़ करने के लिए जो है हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, जैसे मिनरल्स हो गया. ह्यूमन रिसोर्स. All those resources which are created by human is known as human resource. वे सभी संसाधन जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं मानव संसाधन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, स्कूल एंड रोड एक्सेट्रा. Resources have been classified on various bases. संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर. समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल अर्थात नवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल अर्थात अनवीकरणीय संसाधन. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन. All those resources which are renewed or recycled are reproduced by physical or chemical processes or biological process are known as renewable resource. अर्थात वे सभी संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः नवीकृत किया सकता है या पुनः उत्पन्न किया सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी. अर्थात वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा इत्यादि. नवीकरणीय संसाधनों को सतत एवं प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया सकता है, जैसा कि हम पीछे जो है डिस्कस कर चुके हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. All those resources which take millions of years in their formation and cannot be renewed or reproduced are known as non-renewable resources such as coal, petroleum and natural gas etc. वे सभी संसाधन जिनको फिर से नवीकृत नहीं किया सकता, फिर से उत्पन्न नहीं किया सकता, एक बार यूज करने के बाद जो समाप्त हो जाते हैं और जिनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें नॉन रिन्यूएबल संसाधन कहते हैं. इसके अंतर्गत कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर. उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज.
Biotic resources. It consists all living things, flora and fauna, such as human beings, एनिमल्स, बर्ड, प्लांट एक्सेट्रा। बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, वेजिटेबल्स हो या एनिमल्स हो, उन सभी को बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। Abiotic resources are those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. Example, rocks, materials and soil etc. हमारे अर्थ पे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, वो अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, रॉक्स हो गया, मेटल हो गया, सॉइल हो गया, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है और हमारे लिए यूजफुल है, इसीलिए ये सभी अबायोटिक रिसोर्स में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत संसाधन, कम्युनिटी यानी सामुदायिक संसाधन, नेशनल यानी राष्ट्रीय संसाधन और इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नाउ इंडिविजुअल रिसोर्सेज अर्थात व्यक्तिगत संसाधन, all those resources which are operated by an individual such as private land, house etc. किसी भी व्यक्ति की जो निजी संपत्ति होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, वो उसकी इंडिविजुअल रिसोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका अपना बनाया हुआ घर, आपका एग्रीकल्चर लैंड, ये सभी आपकी क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है अर्थात इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी ओन रिसोर्स, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर मैनेज्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। एग्जाम्पल, ग्रेसिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स एक्सेट्रा। अर्थात वे संसाधन जिस पर किसी एक समुदाय के सभी लोगों का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, उन्हें कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जो है गांव की श्मशान भूमि जिसको बरियल ग्राउंड्स कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, गांव के जितने भी लोग होते हैं जिनकी भी डेथ होती है उनके घर में सभी को वहीं पे जो है उनकी बरियल्स बनाते हैं। तो इसके अलावा जो ग्रासिंग लैंड होते हैं गांव के, उन पे वहाँ पे सभी के जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो चरने के लिए जाते हैं। तो बरियल ग्राउंड्स और ग्रासिंग ग्राउंड्स, इसके अलावा जो है गाँव की जो है आपके पॉन्ड्स हो गए या कुछ बागान हो गए जिन पे गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है, वो जो है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा अगर टाउन की बात करें तो टाउन में कुछ पब्लिक पार्क्स होते हैं या जो है पब्लिक प्लेग्राउंड्स होते हैं या फिर जो है कुछ स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सभी क्या हैं, ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं। नेशनल रिसोर्स are those resources which are related to a particular nation. Land resources are within the political boundaries and oceanic resources up to 12 nautical mile. For example के लिए minerals, forest, wildlife, ocean resources etc. अर्थात किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी रिसोर्स होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो प्लेन एरियाज हो, सभी उस देश के राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगर हम समुद्री एरिया की बात करें तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, किसी भी देश का जो तटीय क्षेत्र होता है उससे 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जो एरिया होता है वो उस देश का नेशनल रिसोर्स होता है। इस एरिया में जितने भी हम कोरल रीफ्स हो या फिर जितने भी मैराइन रिसोर्सेज होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब इस एरिया के अंदर जो है मेराइन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं या फिर जो है इस तरह के अदर एक्टिविटीज जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एरिया की जो मेराइन बाउंड्री होती है उससे 12 नॉटिकल मील तक का जो है जो समुद्री क्षेत्र होता है उस देश का नेशनल रिसोर्स होता है। इसके अलावा इस लैंड बाउंड्री से 200 इस लैंड बाउंड्री से जो है 200 नॉटिकल मील की दूरी तक का जो एरिया होता है उसको कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है तो इसकी वैल्यू होती है 200 नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये 200 समुद्री मील तक का जो एरिया होता है, ये जो बाउंड्री आपको सबसे लास्ट में दिख रही है डॉटेड, उसके अंदर अगर कोई भी किसी भी देश का जो शिप है वो अगर इंटर करती है इस बाउंड्री के अंदर तो उसको जो है टैक्स पे करना पड़ता है। और इस पूरे क्षेत्र में जो है भारत को साफ सफाई करने और जो है कस्टम ड्यूटी वसूल करने का भारत को जो है अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, international resource are those resources which are managed by international institutions. They belong to various nations of the world. अर्थात ऐसे संसाधन जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मैंने बताया कि किसी भी देश की जो मेराइन बाउंड्री है या कोस्टल एरिया है उससे जो है 200 नॉटिकल मील दूरी तक वो उस देश का EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इस 200 नॉटिकल मील के बाहर जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी, ये इस 200 नॉटिकल मील के बाहर ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी जो है जैसे UNO हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आदि के द्वारा जो है उसमें जितने भी कंट्रीज होते हैं उन सब का जो है इस पर अधिकार हो सकता है। ठीक है, वो UNO की परमिशन से इसमें जो है अपना कोई भी काम कर सकते हैं। On the basis of status of development, विकास के आधार पर फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेस अर्थात संभाव्य संसाधन। पोटेंशियल रिसोर्सेस संभावी संसाधन आर दोज रिसोर्सेस whose quality and quantity is unknown because of the lack of the technology. Example, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development wind and solar energy. संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया सकता क्योंकि इनका उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या टेक्नोलॉजी की कमी है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं लेकिन इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास जो है जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी वो अवेलेबल नहीं है और जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो इसका बड़े पैमाने पर अभी तक यूज़ नहीं किया सका है। डेवलप्ड रिसोर्सेस विकसित संसाधन resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया चुका है जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता फिजिबिलिटी पर डिपेंड करती है। स्टॉक एंड रिजर्व। स्टॉक मीन्स भंडार
materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these. पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं और स्टॉक में शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर सकते हैं। जनरली जर्मनी के पास जो है हाइड्रोजन एनर्जी जनरेट करने की जो है क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम जो वाटर है, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके उस हाइड्रोजन को एज अ हाइड्रोजन फ्यूल हम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस हाइड्रोजन फ्यूल से बस या जो है जो जितनी भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वो चलाई जा सकती हैं। लेकिन इस हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी क्या है, ये हमारे लिए स्टॉक है। मतलब वाटर तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसका यूज़ कर पाएंगे। रिजर्व रिसोर्सेज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology, know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. संचित कोष रिजर्व या संसाधन भंडार यानी स्टॉक का ही पार्ट है, जिन्हें वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रयोग में लाया सकता है, परंतु इनका प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और भविष्य में, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका उपयोग किया सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिवर के वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में सीमित पैमाने पर जो है इसका प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार जो है जो जल है, वन है, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सभी जो है रिजर्व सोर्सेज हैं। ठीक है, जिनका आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जा सकता है। नाउ टुडेज क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर? निम्नलिखित में से आयरन ओर अर्थात लौह एस किस प्रकार का संसाधन है? फर्स्ट ऑप्शन इज रिन्यूएबल नवीकरणीय, सेकेंड फ्लो, थर्ड बायोटिक एंड फोर्थ रिन्यूएबल। आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर मुझे दे सकते हैं। अगर आज के वीडियो संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।